हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या प्रकाश संश्लेषी पोषण की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण क्या होता है और इसके अंतर्गत कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन रसायन संश्लेषी पोषण के बारे में डिटेल स्टडी की थी, जो कि न केवल आपके कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करती है बल्कि साथ ही आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स जैसे नीट वगैरह के लिए भी एक अच्छा फाउंडेशन देती है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सरल आंसर होता है कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मुख्यतः फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। यह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, किस प्रकार के जंतुओं में या पादपों में होता है, प्लांट्स में होता है? तो इसका आंसर है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस मुख्यतः हरे पौधों में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है, हरे पौधों या ग्रीन प्लांट्स में होती है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक फैक्टर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों के साथ साथ कुछ निम्न वर्ग के जंतुओं में भी होता है, लोअर फाइलम के जंतुओं में भी होता है। यह निम्न वर्ग के एनिमल्स या जंतुओं में भी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई जंतु है क्या जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है? तो इसका आंसर है हाँ, यह निम्न वर्ग का जो जंतु है उसमें प्रमुख रूप से युगलीना आता है। यह युगलीना एनिमल व प्लांट, जंतु व पादप के बीच की कड़ी होता है, लिंक होता है। युगलीना एनिमल व प्लांट के बीच की लिंक है या कड़ी होती है, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों के गुण होते हैं। युगलीना के अलावा एक जंतु और होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह होता है ग्रीन सी स्लैग। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ग्रीन सी स्लैग। इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये एनिमल ही है जिनमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है और ये एनिमल्स मुख्यतः पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल जिसमें स्पंज आते हैं इसके अंतर्गत व निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। कुछ एनिमल्स जो कि पोरीफेरा और निडेरिया फाइलम के होते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसे जंतु कौन से हैं? तो ये जंतु मुख्यतः सी एनिमोन, कुछ टाइप की जेलीफिश,
होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन आता है कि इन जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण कैसे पॉसिबल है, तो इसका आंसर है क्योंकि ये जंतु कुछ एल्गी के साथ, एल्गी जो कि प्लांट होते हैं, शैवाल, कुछ एल्गी के साथ सहजीवन में रहते हैं, जिस कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषण होने लगता है एल्गी के क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण ना केवल एनिमल्स में होता है, ना केवल प्लांट्स में होता है, बल्कि कुछ एनिमल्स में भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक स्वपोषी पोषण होता है। यहां तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और स्वपोषी पोषण में पोषण कहां से प्राप्त होता है, एनर्जी कहां से प्राप्त होती है, तो उसका आंसर होता है सरल अकार्बनिक पदार्थों से। और प्रकाश संश्लेषण में ऐसे सरल अकार्बनिक पदार्थ जिनके द्वारा पौधे या जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड व जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसके साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। और इसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, वह बनता है। और इसके साथ जल व ऑक्सीजन भी बनता है। तो स्टूडेंट्स, इसी आधार पर हम फोटोसिंथेसिस को परिभाषित कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस वह अभिक्रिया है या वह स्वपोषी पोषण है जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स, जल व ऑक्सीजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये प्रकाश संश्लेषण की सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसको आप लिख लें कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सबसे पहला प्रयोग जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की खोज भी की थी। तो यहां पर ये दो चीजें आपकी और क्लियर हो जाती हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ जाती है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बैलेंस केमिकल रिएक्शन कौन सा है। तो ये जो आपने लिखा है, आप इसी के आगे लिख दें 6CO2 + 12
H2O, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज जो कि इसका फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये इसका संतुलित केमिकल रिएक्शन है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो एक बार पुनः यहाँ पर एक बार हम इस डेफिनेशन के लिए रिवाइज कर देते हैं कि आपको इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखनी है। ये आपके लिए की पॉइंट है। वह अभिक्रिया जिसमें समस्त हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट जल व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ पर आपके लिए ये डेफिनेशन की रे डायग्राम बन जाती है। आप इसके द्वारा सिंपल रूप से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसका संतुलित केमिकल रिएक्शन नीचे दिया गया है, ये आप इसके साथ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से पौधों में होता है। कौन से पौधे मतलब जलीय पौधे, जल में भी कुछ पौधे पाए जाते हैं और स्थल मंडल पर या पृथ्वी पर भी कुछ पौधे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के पौधों में होता है, जलीय पौधों में होता है या स्थलीय पौधों में होता है। तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। इसको शॉर्ट में लिख दिया है PS। PS का मतलब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक्वेटिक प्लांट जलीय पौधे व स्थलीय या थलीय पौधे दोनों में होता है। एक पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण जलीय पौधों में तीव्रता से होता है या स्थलीय पौधों में तीव्रता से होता है। तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस जलीय पौधों में तीव्रता से होता है। क्वेश्चन आता है जलीय पौधों में तीव्रता से क्यों होता है, तेजी से क्यों होता है। तो आप देखते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं या जल में पौधों का अधिकांश भाग डूबा हुआ रहता है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अधिक होती है, घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और इस घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपने शरीर के अधिकांश भाग से अवशोषित कर लेते हैं, जिसके लिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है और जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण स्थलीय पौधों की तुलना में तेजी से होने लगता है। क्लियर। स्थलीय पौधे, इनका भी पूरा भाग वायुमंडल के संपर्क में रहता है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जल की तुलना में कम होती है और यहां से पौधे ज्यादा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर हो जाता है स्थलीय पौधों में स्लो होता है प्रकाश संश्लेषण और जलीय पौधों में तेजी से होता है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है। तो इसका आंसर करने के लिए हम इस टॉपिक की स्टडी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसकी स्टडी हम केमिकल रिएक्शन में कर चुके हैं। इस रिएक्शन में CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल, इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो क्लियर है, इस रिएक्शन में जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण में वह ऑक्सीजन जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है। और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस चीज से मुक्त होती है। तो इसका आंसर है जल या H2O। और किस चीज से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके यहां तक आसानी से क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वह होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कितनी अभिक्रियाएं होती हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 11th में और 12th में जहां पर भी ये आपका कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर आपको इसकी डिटेल स्टडी करनी है। तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की प्रावस्थाएं या अवस्थाएं। phases of photosynthesis या प्रकाश संश्लेषण की प्रावस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की प्रावस्थाएं, ये टॉपिक आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बायोलॉजी के लिए जो बच्चे समझते हैं रटने वाला कौन सब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी सिर्फ एक समझने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सिंपल साइंटिफिक मेथड कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो प्रकाश संश्लेषण, इसकी मुख्यतः दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था होती है लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया। इसके नाम से ही क्लियर है, प्रकाशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो
प्रकाश की उपस्थिति में होती है। लाइट प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और जो दूसरी रिएक्शन होती है वह होती है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशी अभिक्रिया। आ का मतलब है अनुपस्थित, प्रकाशी का मतलब है प्रकाश। लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन भी है कि जो अप्रकाशी अभिक्रिया है यह प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों कंडीशन में हो सकती है। प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों अवस्थाओं में होती है। ये इसकी फेजेस थी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इनके दूसरे नाम भी हैं प्रकाशीय अभिक्रिया का? तो इसका उत्तर है हाँ। प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसके लिए हिल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट हिल ने की थी। इसकी खोज रॉबर्ट हिल ने की थी और यह अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रेनम भाग में होती है। क्लोरोफिल के ग्रेनम भाग में होती है या इसको हम थाइलेक्वाइड भी लिख सकते हैं। थाइलेक्वाइड में होती है। थाइलेक्वाइड और ग्रेनम, थाइलेक्वाइड का जो समूह होता है, ढेर होता है, उसे हम ग्रेनम बोलते हैं। और इस रिएक्शन के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है मुख्यतः। और ऑक्सीजन के निर्माण के साथ साथ इसी में एटीपी और NADPH का निर्माण भी होता है। दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसे C3 रिएक्शन या C3 अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसे केल्विन चक्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल के द्वारा इसे हम व्यक्त करते हैं ब्लैकमैन अभिक्रिया को। और इस अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज या C6H12O6 का निर्माण होता है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहां पर एक पॉइंट और आप यहां पे समझ लें नोट में, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? तो क्लियर है, एडीपी का एटीपी में बदलना फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। तो यहां पर आपके ये दोनों रिएक्शन क्लियर हो जाती हैं कि प्रकाश संश्लेषण दो प्रावस्थाओं में होता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। यहां पर एक पॉइंट और आता है कि प्रकाश संश्लेषण समस्त हरे पौधों में होता है। अभी जो क्लोरोफिल आया है आपके लिए, तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में तो होता है, ये पॉइंट अपना क्लियर है, लेकिन ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो इसे और थोड़ा समझ लें। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो इसका सिंपल सा पहला तो स्थान ये क्लियर हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे की पत्तियों में होता है। क्वेश्चन आता है पौधे की पत्तियों में ही क्यों होता है? क्योंकि पौधे की पत्तियों में मीजोफिल नामक स्थान होता है और इस मीजोफिल में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाया जाता है? थोड़ा सा डिटेल समझ लें आप। एक क्लोरोप्लास्ट की एक सिंपल स्ट्रक्चर हो जाती है, एक डबल मेंबर द्विस्तरीय संरचना हो जाती है और इसमें क्वाइंस के ढेर, सिक्के के ढेर जैसी कुछ संरचनाएं मिलती हैं। इन संरचनाओं के लिए ग्रेनम कहते हैं। एक कहलाती है ग्रेनम और ग्रेनम के एक हिस्से के लिए थाइलाकॉइड कहते हैं और इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, फोटोसिंथेसिस होती है। इसका जो ग्रेनम वाला पार्ट है, जिसमें जो सिक्का जैसा पार्ट दिख रहा है ग्रेनम, ये वाला पार्ट, इसमें लाइट रिएक्शन है और इस शेष भाग जो ब्लैक ब्लैक से बनाया है ये स्ट्रोमा होता है। इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और इस थाइलाकॉइड और ग्रेनम यहां पर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। इससे O2 बनता है और इससे ग्लूकोज बनता है। ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो कि क्लियर है, आपकी समझ में सिंपल वे में आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या फोटोसिंथेसिस किसी फैक्टर पर भी निर्भर करती है? आप सोचेंगे इतना ज्यादा सिलेबस में नहीं है, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी टॉपिक है वो किसी ना किसी बुक में आपको सिलेबस में मिल जाता है। आप कुछ बुक्स और यूज केयर करें अपने साथ, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था, आउट ऑफ कोर्स आ गया। इसके बाद फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर, मतलब वो चीजें जिन पर प्रकाश संश्लेषण निर्भर करता है। ये एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी
होते हैं 10th में ही आपके लिए किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगे। उसमें से जो पहला फैक्टर होता है वह होता है लाइट। सबसे पहला फैक्टर लाइट या प्रकाश। प्रकाश के अलावा कोई और फैक्टर। नंबर दूसरा इसमें होती है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नंबर तीसरा इसमें आता है तापमान या टेम्परेचर। लाइट, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तीसरा हो गया टेम्परेचर। और कोई फैक्टर चौथा हो सकता है इसमें जल। जल या वाटर। ये चारों फैक्टर मुख्यतः जो कि एक्सटर्नल फैक्टर हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावित करते हैं। सबसे पहला लाइट या प्रकाश। तो जो प्रकाश संश्लेषण है किस प्रकाश में होता है? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः दृश्य प्रकाश में होता है, विजिबल लाइट्स में होता है। दृश्य प्रकाश में होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, कहेंगे फिजिक्स नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो है तो साइंस में ही फिजिक्स, तो आपको यहाँ पे दृश्य प्रकाश, इसकी वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्लियर? लाइट चल रही है अभी। दूसरा पॉइंट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और IR लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन या लाइट में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसके बाद कलर में पहुंच जाएं आप। लाल रंग में सबसे ज्यादा, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। नीले रंग के प्रकाश में कम प्रकाश संश्लेषण होता है। यहां पे लिख दिया फोटोसिंथेसिस PS। और हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये आपका पहला फैक्टर था। इसके बाद दूसरा फैक्टर CO2 की मात्रा, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। जलीय और थलीय पौधों में बता चुका हूं। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। अब बढ़ एरो बढ़ना, CO2 की मात्रा बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। क्लियर हो जाता है? लेकिन एक निश्चित मात्रा के बढ़ने के बाद प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती है, बल्कि स्लो होने लगती है, बढ़ती नहीं है। क्लियर हो जाता है? थर्ड पॉइंट टेम्परेचर या तापमान। तापमान या टेम्परेचर भी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से होता है। और जैसे ही इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है, तब इसकी दर भी बढ़ जाती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी दर x है, तब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोगुनी 2x हो जाएगी। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड की दोगुनी 4x
हो जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के कुछ एंजाइम होते हैं वह अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। अभी तो टेम्परेचर गर्मियों में काफी ज्यादा हो जाता है, तो क्लियर है फोटोसिंथेसिस की रेट भी यहाँ पे कम हो जाती है। सर्दियों में फोटोसिंथेसिस इजीली होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, उसको भी यहीं पर कहीं एडजस्ट कर देते हैं। जल या वाटर, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह जल या वाटर से ही निकलती है। लेकिन वास्तव में पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 1% ही प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। लेकिन जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर भी, जल की कमी से फोटोसिंथेसिस की दर भी कम होने लगती है। क्यों होने लगती है कम? क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं, जिस या रंध्र होते हैं जिससे पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वह बंद होने लगते हैं जल की कमी से। तो क्लियर है, जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? तो स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व है वो तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला इसका महत्व क्या है प्रकाश संश्लेषण का, कि प्रकाश संश्लेषण, ऐसे ही बता देता हूं आपको। पहला महत्व क्या है प्रकाश संश्लेषण का? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकृति में भोजन का निर्माण होता है, जो कि आहार श्रृंखला के द्वारा शाकाहारी जंतुओं से मांसाहारी जंतुओं तक पहुंचता रहता है। भोजन का निर्माण। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं पौधों में, वह शाकाहारी प्राणियों में और फिर मांसाहारी प्राणियों में चले जाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स या भोजन का निर्माण, दूसरा ऊर्जा का प्रवाह, और तीसरा है वायुमंडल का शुद्धिकरण। वायुमंडल में हानिकारक गैसें रहती हैं, और जो हरे पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन निकाल देते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल शुद्ध होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसको आप आसानी से पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, और साथ ही अपना जो फाउंडेशन है इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे कि आपको 11th 12th में और आगे के कंपटीशन एग्जाम्स में किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कर लें। थैंक यू।